नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हाँ वही तो बोला, वही तो ऑब्जेक्टिव। चलो ठीक है, मैं बाद में बताता हूँ आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मराठा में बस एक ही क्लास बचा है, उसके बाद हम लोग सीधा कहाँ पढ़ेंगे, जो आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास में जो मेन पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आता है वो वाला सेक्शन देखेंगे, ठीक है। और वहां से रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन बार बार, तो आप लोग उस वाले सेगमेंट को और अच्छे से ध्यान देना। वो क्लास हम लोग लगभग 1.5 से 2 घंटे की एक एक क्लास रहेगी। 3 से 4 क्लास में वो वाली चीजें पूरा खत्म हो जाएगी। टू द पॉइंट आपको याद करना है, जैसे मैं आपको लिखवाऊंगा, जैसे पढ़ाऊंगा वैसे ही पढ़ना है, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या देखेंगे, एक टॉपिक बचा है प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। क्या देखेंगे? प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के बारे में। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन मतलब क्या है जी? देखो, डलहौजी की हड़प नीति आई है ना, कब? 1854 के आसपास। जब डलहौजी की हड़प नीति आई तो नागपुर के क्षेत्र को इन्होंने क्या कर लिया, नागपुर के क्षेत्र को अधिकार कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। तो नागपुर के अधीन ही कौन आता था हम लोग का? छत्तीसगढ़ आता था। तो ऑटोमेटिकली कोई चीज वहां पे शामिल हो रहा है तो हमारा छत्तीसगढ़ भी ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, वहां पे शामिल होने चला जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ में भी प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, ठीक है। जिसमें बहुत सारे प्रशासनिक सुधार करते हैं। धीरे धीरे 8, 9, 10 पॉइंट के आधार पे इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये देखना, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। एक तो नागपुरी रुपया का चलन के बारे में पूछा जाएगा, है ना। ऐसे ही डाक व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा, उसमें एक डाक टिकट कितने रुपए का होता था, क्या चिन्ह अंकित होता था। तो ये सारे फैक्ट आपको जानने पड़ेंगे। धीरे धीरे 10 पॉइंट के आधार पे समझेंगे, ठीक है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन देखेंगे। तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन में पहला चीज क्या देखेंगे, पहला चीज करके याद रखना, फर्स्ट पॉइंट है ना, क्या था? यहां पे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई, और सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई, ठीक है। देखो, तो डिप्टी कमिश्नर कहां पे रहेगा? छत्तीसगढ़ में। और जो कमिश्नर है वो कमिश्नर कहां पे रहेगा जी? ये रहेगा नागपुर में, ठीक है। तो ये किसी भी आधार पे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आप बना लेना। नागपुर में पूछा जाएगा तो यहां पे कमिश्नर कौन थे? तो यहां पे कमिश्नर याद रखना मेंसल थे, ठीक है। तो नागपुर क्षेत्र में जो कमिश्नर थे, कमिश्नर थे वो कौन थे? मेंसल, ठीक है। इसी आधार पे छत्तीसगढ़ में डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई, मतलब ये रिपोर्ट किसको करेगा? कमिश्नर को, ठीक है। तो डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति कहां की गई? छत्तीसगढ़ में की गई। तो छत्तीसगढ़ में यहां पे किसने था जी? तो याद रखना चार्ल्स इलियट करके। कौन था? चार्ल्स इलियट। इसका शासनकाल देखना 62 तक रहेगा। कब? 1854 से याद रखना 62 तक रहेगा। फिर 62 से अलग, जब यहां पे देखना 1862 में छत्तीसगढ़ क्या बनेगा? संभाग बनेगा। तो संभाग बनेगा, फिर यहां पे डिप्टी कमिश्नर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 62 के बाद एडमंड क्या आएगा? फिर ब्रिटिश, जो हम लोग डिप्टी कमिश्नर देख रहे थे
उस डिप्टी कमिश्नर के बारे में 62 में क्या होगा, वो चेंज होगा और सेकंड डिप्टी कमिश्नर कौन बन के आएगा, सेकंड डिप्टी कमिश्नर कौन बन के आएगा, तो इसमें आएगा एडमंड, याद रखना एडमंड। ठीक है, और ये एडमंड वो वाला नहीं है भाई, है ना, एडमंड तो मर गया था 1818 के आसपास, याद होगा आप लोग के पास, आप लोग को। तो ये एडमंड वो वाला एडमंड नहीं है ना, जो ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में आया था। ठीक, तो चार्ल्स इलियट याद रखना 62 तक बनेगा, ये 62 से आगे तक बनेगा। ठीक, तो एडमंड के बारे में इतना याद रखना है। तो देखो यहां पे डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर कौन था, चार्ल्स इलियट, याद रखना चार्ल्स इलियट। ये चार्ल्स इलियट कब से कब तक था, तो 1854 से याद रखना 62 तक। ठीक है, एक ही फैक्ट अभी याद रखो, डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है, और क्या था, सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई, सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। ठीक, तो सहायक कमिश्नर में दो याद रखना, कौन दो, एक बिलासपुर से, एक रायपुर से। एक कहां से, बिलासपुर, ठीक है, और एक रायपुर। तो रायपुर से याद रखना मोबिब उल हक करके, मोबिब उल हसन। ठीक है, मोबिब उल हसन ये कहां से था, रायपुर से था मोबिब उल हसन। और बिलासपुर से जो अंतिम जिलेदार थे, बिलासपुर से जो अंतिम जिलेदार थे, अंतिम जिलेदार कौन थे, तो कृष्ण राव अप्पा, जान रहे होगे, है ना। तो लास्ट वाले कौन था, गोपाल राव अप्पा। तो बिलासपुर से गोपाल राव अप्पा याद रखना। ठीक, कृष्ण राव अप्पा और गोपाल राव अप्पा। तो ये कौन है, डिप्टी कमिश्नर है। कहां पे नियुक्त किया गया इसको, छत्तीसगढ़ में। इसकी सहायता के लिए कौन था, तो सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। दो तरीके से, एक बिलासपुर में किया गया, एक रायपुर में किया गया। रायपुर में कौन है, मोबिब उल हसन, और बिलासपुर में कौन है, गोपाल राव अप्पा। ठीक है, और ये नागपुर की बात करेगा, नागपुर में कमिश्नर के बारे में। ठीक है, ये सहायक कमिश्नर किसको रिपोर्टिंग करेगा, डिप्टी कमिश्नर को। तो ये डिप्टी कमिश्नर भी किसी ना किसी को रिपोर्टिंग करेगा, है ना। तो ये करेगा नागपुर के कमिश्नर को, नागपुर के कमिश्नर को। और नागपुर का कमिश्नर कौन है इस समय पे, तो याद रखना कमिश्नर इस समय पे, इस समय कौन है, रायपुर का कमिश्नर मिस्टर मेंसल। ठीक है, कौन है, मिस्टर मेंसल। ठीक, चलो इतना पहले नोट करो, है ना। डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई, सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई, और जो मेन कमिश्नर नागपुर पे था वो कौन था, मेंसल था। ठीक है, ये वाला चीज खत्म हुआ। अब चलो आगे बढ़ो। देखो किसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, तो डिप्टी कमिश्नर, सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। अब दूसरा चीज, इसमें तहसीलों का गठन किया गया। ठीक है, किसका गठन किया गया, तहसीलों का, तहसीलों का गठन याद रखना। ठीक, तो तहसीलों का गठन देखो, तहसील में 4 लेटर आ रहा है क्या, तो 4 से 1854 याद रखना। तहसीलों का गठन कब हुआ, 1854। और जो तीन यहाँ पे तीन देखने को मिलेंगे, 1854 में 3 तहसीलों की नियुक्ति की गई। फिर 1857 याद रखना, 1857 में बाकी की नियुक्ति की, मतलब बाकी का गठन किया गया। 1857 में कितने, 2, टोटल 6 बोला हूं, एक एक्स्ट्रा और याद रखना। ठीक है, एक एक्स्ट्रा और याद रखना। तो 1854 में कितने तहसील, 3 तहसील। 1857 में कितने तहसील, 2 तहसील। और उसके बाद एक लास्ट हम लोग देखेंगे 1863 का। ठीक है, 1863 का। तो 54, 57 और 63 देख लिए क्या, 54, 57 और 63। चलो ये देखते हैं कौन कौन 54 में बना, कौन कौन 57 में बना। ठीक है, तो नाम सुने हो नवा रायपुर करके, है ना, नवा रायपुर। तो रायपुर याद रखना। ठीक है,
रायपुर याद रखना, ये कब बनेगा? 1854 में। नवा रायपुर करके कर सकते हो क्या? तो रायपुर से याद रखना नवागढ़, नवागढ़, ये कब बनेगा? 1857। ठीक है, टोटल 6 याद करेंगे, 3-3 के ग्रुप में याद रखना। तो नवा रायपुर करके याद रख सकते हो, है ना। देखो नवा रायपुर, है ना, नवा से याद रखना नवागढ़, ये कब बना? 57 में। ठीक है, एक ग्रुप इसका हुआ। अब देखना यहाँ पे धमतरी, ठीक है, कौन सा? धमतरी। और कौन बनेगा? इसी डी से याद रखना, डी से दुर्ग। ठीक है, डी से धमतरी और डी से दुर्ग याद रखना। धमतरी देखो, डी वाला ग्रुप एक याद रखना, डी से धमतरी और एक डी से दुर्ग। ठीक है, ये कब बना? तो ये देखो 1854 में। ठीक है, 1854 में। और ये कब बनेगा? 1857 में। ठीक है, तो एक देखो 54 में कितना बना है? 3 बना है। 2 कब बना है? 57 में। तो बचा एक 63 बना होगा, है ना। तो 1863 में एक बना होगा जी, और एक कब बना होगा? 1854 में। ये डेट क्लियर हो रहा है क्या? है ना। तो देखो 1854 में कितने, 1854 में कितने बने? 3 बने। ठीक है, 1857 में कितने बने? 2 बने। और 1863 में कितने बने? 1 बने। 1863 में कौन बनेगा? तो 1863 का याद रखना सिमगा। ठीक है, 1863 में कौन बनेगा? सिमगा। और 1854 में एक और कौन बनेगा? तो ये याद रखना रतनपुर। क्या याद रखना? रतनपुर। ठीक है, तो 6 के ग्रुप में याद कर सकते हो क्या? नवा रायपुर करके याद रखना, नवा रायपुर 1854 में, और ये कब बनेगा? 57 में। डी वाला ग्रुप याद रखना, डी वाला मतलब एक धमतरी और एक दुर्ग। ठीक है, एक धमतरी एक दुर्ग। धमतरी कब बना? 54 में। दुर्ग कब बना? 57 में। ठीक है, और एक तो रतन, मणि, मूंगा, ऐसे नाम सुने होंगे, है ना। रतन, मणि, मूंगा। तो मूंगा से मगा याद रखना। ठीक है, तो सिमगा और रतनपुर। ठीक है, सिमगा और रतनपुर। रतनपुर, है ना, रत्न, मणि, मूंगा, माणिक, ये सब सुने होंगे नाम, है ना, लगभग मिलता जुलता शब्द है। तो रतन करके याद रखना, रत्न, मणि, मूंगा। ठीक है, मूंगा से सिमगा याद रखना। ठीक, ये कब बनेगा? 63 में अकेला। बाकी सब कब बनेगा? 1 बनेगा, 2 बनेगा, कब बनेगा? 57 में। 3 बनेगा 54 में। ठीक, तो ये 6 के ग्रुप में याद रखना। ठीक, क्लियर। अभी तक हम लोगों ने 2 चीज देखा, एक डिप्टी कमिश्नर, सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। दूसरा चीज क्या देखा हम लोगों ने? तहसीलों का गठन किया गया। ठीक, तहसीलों का गठन किया गया। और इसमें जो तहसील में जो मुखिया होता था, ठीक है, उस मुखिया को क्या कहा जाता था? नायब तहसीलदार कहा जाता था। और उनको कौन सा अधिकार दिया गया? तो एफडी करके याद रखना, फौजदारी और दीवानी दोनों न्यायालय, दोनों मामलों की उनको क्या दिया गया? अधिकार दिया गया कि वो दोनों मामलों में क्या कर सकते हैं? सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। तो ये 6 हम लोगों ने क्या देखा? तहसील भी देख लिया, कब कब बना, और डिप्टी कमिश्नर, सहायक कमिश्नर वाला चीज हम लोगों ने देख लिया। 2 चीज कंप्लीट हुआ क्या? अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा हम लोग देखेंगे पुलिस व्यवस्था। ठीक है, क्या देखेंगे? पुलिस व्यवस्था। पुलिस व्यवस्था, पुलिस होगा तो कहाँ होगा? जेल में, थाने में, है ना। तो इसके बाद क्या देखेंगे? जेल व्यवस्था। अभी क्या देख रहे हैं? पुलिस व्यवस्था। ठीक, तो पुलिस व्यवस्था में 3 डेट याद रखना। ठीक, कौन सा? 3 डेट मतलब 1856 सम संख्या वाला। इसके बाद क्या आएगा? 1858, ये भी देखो सम संख्या वाला। और फिर एक देखना 1862, ये भी सम संख्या वाला। ठीक है, 1860 का एक गैप रहेगा, बाकी सब सीक्वेंस में रहेगा, है ना। 56, 58, 60, 62, तो 60 को बस छोड़ना है आपको। ठीक, तो 60 को छोड़ना है। कौन सा व्यवस्था? पुलिस व्यवस्था। पुलिस व्यवस्था। 3 डेट याद रखने के लिए बोला मैं पुलिस व्यवस्था में, 1856, 1858, और एक याद रखना 1862। क्या याद रखोगे? 1862। 60 को छोड़ देना भाई, बाकी सब 3 ग्रुप में याद रखे रहना। ठीक है,
पुलिस व्यवस्था के बारे में। तो ये 3 ग्रुप करके याद रखे रहना, ठीक। तो पुलिस व्यवस्था में देखो 1856 में क्या किया गया, 4 पुलिस विभागों में विभक्त किया गया। कितने विभागों में, 4 पुलिस विभागों में इसको विभाजित किया गया पूरे छत्तीसगढ़ को। एक रायपुर सदर करके याद रखना, एक रायपुर तहसील, धमतरी तहसील याद रखना, और रतनपुर तहसील, ठीक है। तो एक कौन कौन से तहसील में बांटे हम लोगों ने, तो ये देखो कौन सा तहसील, एक रायपुर सदर, ठीक है। कौन कौन से तहसील, सॉरी कौन कौन से 4 पुलिस विभागों में इसको बांटा गया पूरे छत्तीसगढ़ को। तो पूरे छत्तीसगढ़ को 4 पुलिस विभागों में बांटा जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ को। कौन कौन से 4 पुलिस विभाग हैं, 4 विभाग कौन कौन से हैं, तो रायपुर में 2 जगह याद रखना। रायपुर में एक सदर बाजार है, जानते भी होगे, जहां पे बुक डिपो है बहुत सारा, है ना। तो रायपुर सदर याद रखना, रायपुर सदर। एक क्या याद रखना, रायपुर तहसील, रायपुर सदर, रायपुर तहसील, ठीक है। 4 याद रखना अपने को। तो तीसरा याद रखना, एक तीसरा याद रखना रतनपुर, रतनपुर तहसील। एक क्या याद रखना, धमतरी तहसील। ठीक, 4 समझ में आया क्या, एक रायपुर तहसील, रायपुर का सदर, धमतरी और रतनपुर, ठीक है। तो देखो 3 भी र से आ रहा है, रायपुर सदर, रायपुर तहसील, रतनपुर तहसील। और एक कौन सा याद रखना, धमतरी तहसील का याद रखना, ठीक। तो 1856 में पूरे छत्तीसगढ़ को 4 पुलिस क्षेत्र में, है ना, 4 पुलिस विभागों में बांटा गया। कौन कौन सा, एक रायपुर सदर का, रायपुर तहसील, रतनपुर तहसील, धमतरी तहसील, ठीक। ये 4 चीज समझ में आया। 1858 में क्या किया जाएगा, तो 1858 में पुलिस मैनुअल को लागू किया जाएगा। कौन से राज्य का, तो पंजाब याद रखना, पंजाब पुलिस मैनुअल को लागू किया गया, पंजाब पुलिस मैनुअल लागू, ठीक है। पंजाब पुलिस मैनुअल लागू। अब ये पंजाब पुलिस मैनुअल क्या है जी, जैसे जो पोशाक पहनेंगे, मतलब ड्रेस पहनेंगे, है ना, हथियार जो पकड़ेंगे, इन सब के बारे में सुधार या उसको कैसे व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा, पहना जाएगा, रखा जाएगा, वो सब क्या किया गया, यहाँ पे लागू किया गया, ठीक है। या उसके अनुशासन संबंधी नियम लगाए गए, किसके, पोशाक, हथियार, इसकी व्यवस्था को या इसके अनुशासन को लेकर के, इसके अनुशासन को लेकर के क्या लागू किया गया, पंजाब पुलिस मैनुअल लागू किया गया 1858 में। 1856 में 4 पुलिस विभाग, 1858 में पंजाब पुलिस मैनुअल लागू किया गया। 1862 में क्या किया जाएगा, इसमें नवीन सुधार किया जाएगा। किस क्षेत्र में, पुलिस वाले क्षेत्र में नवीन सुधार किया जाएगा। नवीन सुधार कहने का क्या मतलब है जी, पुलिस व्यवस्था में नवीन सुधार किया जाएगा, नवीन सुधार याद रखना। अब ये नवीन सुधार क्या है, देखो यहाँ पे एसआई, है ना, टीआई, एएसआई, हवलदार, जो हायरार्की रहती है, उनका क्या किया जाएगा, मैनुअल को लागू किया जाएगा। मतलब अधीक्षक की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की जाएगी, सहायक अधीक्षक या उप अधीक्षक की नियुक्ति की जाएगी, ठीक। इसमें सिपाही की नियुक्ति की जाएगी, थानेदार की नियुक्ति की जाएगी। मतलब जो पद रहेंगे, पद को सृजित करके उनको क्या किया जाएगा, भरा जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या याद रखना, नवीन सुधार करके याद रखना। पुलिस व्यवस्था में नवीन सुधार किया गया, कब किया गया, 1862 में। 1858 में क्या किया गया, पंजाब पुलिस मैनुअल लागू किया गया। 1856 में क्या किया गया, जो 4, जो छत्तीसगढ़ है उसको 4 पुलिस विभाग में बांटा गया। 3 मतलब रायपुर सदन, रायपुर सदर, रायपुर तहसील, रतनपुर तहसील और धमतरी तहसील, इतने विभागों में क्या किया गया, इसको बांटा गया, ठीक। तो पुलिस व्यवस्था समझ में आया। 3 चीजें क्लियर हुई क्या, कौन कौन सा, पहले तो
क्या देखे हम लोगों ने, डिप्टी कमिश्नर, सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई, ये एक पहला पॉइंट देखे थे। दूसरा पॉइंट क्या देखे थे, तहसीलों का गठन हो रहा था, 6 तहसील बनाए गए थे, तहसील का मुखिया तहसीलदार, नायब तहसीलदार, है ना, कौन सा विभाग को देखता था, तो दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों को देखता था। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई, 2 चीजें हो गई। तीसरा चीज, पुलिस व्यवस्था को देखा, तो पुलिस व्यवस्था में सब सम संख्या वाले याद रखना, 1856, 1858, 1860 नहीं आएगा, 1862। क्या क्या हुआ था भाई, तो 1856 में याद रखना, 1856 में क्या किया गया, 1858 में क्या किया गया, और 1862 में क्या किया गया। तो ये तीनों चीज याद रखना। 1862 में नवीन सुधार किया था, ठीक है। 1858 में क्या किया था, पुलिस मैनुअल को लागू किया गया था। और 1856 में जो है पुलिस विभाग पूरे छत्तीसगढ़ को 4 पुलिस विभाग में बांटा गया था। ठीक है, तो ये आपका 3 पॉइंट समझ में आ गया। चौथा पॉइंट देखो, जेल व्यवस्था को लेकर के देखेंगे। तो जेल व्यवस्था में देखना, जेल व्यवस्था, तो जेल व्यवस्था में 6 पॉइंट अपने को याद रखना है ना। तो जेल व्यवस्था में पहला चीज देखो, पहला चीज क्या किया जाएगा, तो रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण किया जाएगा, है ना। रायपुर में केंद्रीय जेल, रायपुर केंद्रीय जेल की स्थापना, ठीक है। दूसरा चीज याद रखना, रायपुर में जैसे केंद्रीय जेल बना, फिर बिलासपुर में जेल की स्थापना, बिलासपुर में जेल बनाया गया, ठीक है। तो 2 चीज याद रखना, पहले रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण किया गया, और दूसरा चीज बिलासपुर में जेल का निर्माण किया गया, ठीक है। बिलासपुर में जेल का निर्माण किया गया, 2 चीज याद हुआ, है ना। इसके डेट को लेकर के देखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन नॉर्मली डेट को लेकर के नहीं पूछता, ठीक है। फिर भी डेट अगर याद रखना चाहो तो 85-86 करके बिलासपुर का याद रखना, ठीक है। 1885-86 डेट नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए डेट को याद कराने के लिए जोर नहीं दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन 2 चीज याद रखना, रायपुर में केंद्रीय जेल की स्थापना मतलब निर्माण किया गया, बिलासपुर में जेल का निर्माण किया गया, ठीक। 2 चीज समझ में आया। तीसरा चीज याद रखना, उस टाइम पे दिया क्या जाता था, तो राशन दिया जाता था। अब जो इलियट आया, इलियट क्या किया, अब राशन ना दे करके इनको क्या किया जाएगा, डायरेक्ट मेस सुविधा दी जाएगी। तो याद रखना तीसरा चीज, राशन के जगह, राशन के स्थान पे कैदियों को क्या दिया गया, कैदियों को मेस सुविधा दी गई, मेस सुविधा दी गई, ठीक है। मेस की सुविधा दी गई, तीसरा चीज, है ना। अब यहां पे इन लोग का तबियत भी किसी किसी का खराब हो जाएगा भाई, तो तबियत खराब हो जाएगा तो एक सिविल सर्जन की नियुक्ति की गई देखभाल के लिए। तो सिविल सर्जन याद रखना, सिविल सर्जन की नियुक्ति की गई, सिविल सर्जन की नियुक्ति की गई इन लोग को देखभाल के लिए, किसी का तबियत खराब हो जा रहा है ना, या उन सब चीजों के लिए। तो 5वां चीज क्या याद रखना, सिविल सर्जन हो गया। अब देखो वहां पे कैदियों की संख्या कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो कैदियों की संख्या के आधार पे क्या किया गया, जेल का विस्तार किया गया। मतलब अगर 6 कमरे हैं, है ना, तो वहां पे कैदियों की संख्या अगर मान लो चलो 20 हो गई, तो उतने की कैपेसिटी थोड़ी है, तो जितना कैपेसिटी होगा, मतलब जितने संख्या होंगे, उसके आधार पे कमरों का या सेल का निर्माण किया गया, ठीक है। तो कैदियों की संख्या के आधार पे याद रखना, कैदियों की संख्या के आधार पे जेल का विस्तार, जेल का विस्तार, ठीक है। कैदियों की संख्या के आधार पर जेल का क्या किया गया, विस्तार किया गया। छठवां चीज याद रखना, जिस भी कैदी की जो सजा है वो अगर 1 साल से अधिक है, 1 साल से अधिक सजा पाने वाले कैदियों को, अधिक सजा पाने वाले कैदियों को
कहां ट्रांसफर किया गया जी? तो इनको नागपुर जेल भेजा गया। ठीक है, नागपुर जेल भेजा गया। जिसकी सजा 1 साल से अधिक हो गई उनको कौन सा जेल भेजा गया, ट्रांसफर किया गया? तो नागपुर का जेल भेजा गया। ठीक, तो इस 6 संख्या के आधार पे क्या किया गया, जेल की व्यवस्था को सुधारा गया। ठीक है, समझ में आया? और हर जिले मुख्यालय में लॉकअप की सुविधा की गई। तो ये 6 चीज आपको याद रखना है। पहले तो रायपुर में सेंट्रल जेल बनेगा, फिर बिलासपुर में जेल बनेगा। ठीक, अब जो राशन दिया जाता था कैदियों को, तो राशन के स्थान पे क्या किया गया, मेस सुविधा दिया गया। ठीक, चौथा चीज, अगर उन लोग का तबियत खराब हो जा रहा है तो सिविल सर्जन की नियुक्ति की गई। पांचवा चीज, कैदियों की संख्या के आधार पे क्या किया गया, जेल का विस्तार किया गया। छठवां चीज याद रखना, जिसकी सजा 1 साल से अधिक हो जाती थी वैसे कैदियों को कहां ट्रांसफर कर दिया गया, तो वैसे कैदियों को नागपुर ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो इन 6 चीजों के आधार पे आप जेल व्यवस्था को देखोगे। इसके पहले क्या देखा था, पुलिस व्यवस्था देखा था। पुलिस व्यवस्था में 3 चीजें, 56, 58, 62। 56 में क्या था, जो पूरा छत्तीसगढ़ है उसको 4 पुलिस विभागों में बांटा गया था, रायपुर सदर, रायपुर तहसील, रतनपुर तहसील, और एक चीज कौन सा याद रखना अपने को, धमतरी तहसील। ठीक है, तो ये 4 हो गया। 58 में क्या था, पंजाब पुलिस मैनुअल लागू किया गया। 62 में क्या था, नवीन सुधार किया गया। नवीन सुधार मतलब वहां पे अधीक्षकों की नियुक्ति की गई, सहायक अधीक्षकों की नियुक्ति की गई, थानेदार की नियुक्ति की गई, है ना, पुलिस की, सिपाही की, इन सब की क्या की गई, नियुक्ति के संबंध में बात आता है। ठीक, क्लियर? जेल भी देख लिया, पुलिस भी देख लिया। अब देखो किसके संबंध में, पुनर्गठन और संभाग का निर्माण किया जाएगा जी। ठीक है, किसका निर्माण किया जाएगा, संभाग का निर्माण किया जाएगा, और जो पुनर्गठन है उसका क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्रभाव रहेगा। ठीक, तो मध्य प्रांत में देखना क्या किया जाएगा, यहाँ पे संभाग का निर्माण किया जाएगा या संभाग की व्यवस्था आएगी। ठीक, तो याद रखना, ठीक, चलो, तो किसका, मध्य प्रांत का निर्माण होगा और छत्तीसगढ़ को क्या किया जाएगा, एक संभाग बनाया जाएगा। ठीक है, इसको रखो। मध्य प्रांत का गठन एवं छत्तीसगढ़ को क्या बनाया जाएगा, संभाग, छत्तीसगढ़ का संभाग। छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ को क्या बनाया जाएगा, संभाग बनाया जाएगा। ठीक, तो देखो मध्य प्रांत का गठन जब देखोगे तो 2 नवंबर के आसपास, है ना, 2 नवंबर 1861 को क्या किया गया, औपचारिक रूप से मध्य प्रांत का गठन किया गया। कब किया गया, 1861 में। कौन से, जो हमारा छत्तीसगढ़ जब निर्माण हुआ है नवंबर के महीने में, उसी डेट को याद रखना। तो 2 नवंबर 1861 को क्या किया गया, मध्य प्रांत का गठन किया गया। मध्य प्रांत का गठन, मध्य प्रांत का गठन। अब इस मध्य प्रांत में कौन कौन आते थे जी, तो वर्तमान का जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र, इन तीनों के क्षेत्र को मिला करके, किसको किसको बनाया गया, मध्य प्रांत को बनाया गया। तो मध्य प्रांत का गठन याद रखना, डेट याद रखना जरूरी है, 2 नवंबर 1861 को। किसका किसका क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 3 क्षेत्रों को मिला करके क्या किया गया, मध्य प्रांत का गठन किया गया। ठीक है, मध्य प्रांत का गठन किया गया। और जिसमें किसकी नियुक्ति की गई, तो इसमें प्रशासन के लिए किसकी नियुक्ति की जाएगी, जो कमिश्नर है उस कमिश्नर की नियुक्ति की जाएगी। मध्य प्रांत का गठन हो जाएगा तो उसके प्रशासन के संचालन के लिए किसकी नियुक्ति की जाएगी, वहां पे कमिश्नर जो होगा, तो कमिश्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है, किसकी नियुक्ति की गई, कमिश्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में भी क्या बनाया गया, मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिले बनाए गए।
तो छत्तीसगढ़ में जिले बनाए गए, छत्तीसगढ़ में जिले बनाए गए तो 3 चीज याद रखना, एक रायपुर, एक बिलासपुर और एक संबलपुर। ठीक है, इस डेट में क्या याद रखना, इस डेट में हमारा छत्तीसगढ़ संभाग नहीं बना है। ठीक है, मध्य प्रांत का एक जिला गठित हुआ है, मध्य प्रांत का एक जिला गठित हुआ है। तो छत्तीसगढ़ से कितने जिले, तो छत्तीसगढ़ से 3 जिले बने थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ से 3 जिले बने थे। तो कौन कौन से 3 जिले, तो एक याद रखना रायपुर, एक याद रखना बिलासपुर, ठीक, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। कौन कौन, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए, 3 जिलों में एक कौन था, रायपुर, एक कौन था, बिलासपुर और एक कौन था, संबलपुर। ठीक है, तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर 3 जिले बनाए गए छत्तीसगढ़ से। ठीक, समझ में आया। ये कब का बात है, 2 नवंबर 1861 को याद रखना। 2 नवंबर 1861 को क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ को एक जिले के रूप में बनाया गया, मतलब मध्य प्रांत का गठन हुआ। उस मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे उस टाइम पे। ठीक है, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जितने 33 जिले हैं, उन 33 जिलों के आधार पे हम लोग बात करेंगे। तो उस टाइम पे जो राज्य था, है ना, छत्तीसगढ़ जो राज्य था उस टाइम पे याद रखना वो क्या था, मध्य प्रांत था। और उसमें जो 33 जिले थे, 33 जिलों में जैसे रायपुर जिला हो गया, बलौदाबाजार हो गया, महासमुंद हो गया, वैसा ही कौन था, रायपुर एक जिला था, बिलासपुर एक जिला था और एक जिला कौन था, संबलपुर था। वो कौन से, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से आते थे। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाएगा तो बिलासपुर क्षेत्र से या रायपुर संभाग से कितने जिले आते थे, वैसा ही पूछा जा रहा है कि राय छत्तीसगढ़ से कितने शामिल थे, रायपुर थे, बिलासपुर थे और संबलपुर थे। कौन से टाइम पे, 2 नवंबर 1861 में जब मध्य प्रांत का गठन हुआ, तो उस टाइम छत्तीसगढ़ से 3 जिले बने, एक रायपुर, एक बना संबलपुर और एक बना आपका बिलासपुर। ठीक है, कब, 2 नवंबर 1861 को, 2 नवंबर 1861 को 3 जिले बनाए गए। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे क्षेत्र बड़ा हो गया, क्षेत्र बड़ा हो गया तो प्रशासन की सुविधा के लिए क्या किया गया, यहाँ पे संभाग बनाया गया। ठीक है, संभाग बनाया गया, 5 संभाग बनाए गए, जिसमें से छत्तीसगढ़ भी क्या था, एक संभाग था। ठीक है, तो ये कब की बात है, 1861 की बात है। तो 1862 में क्या बनेगा, 5 संभाग बनाए जाएंगे, कहां पे, मध्य प्रांत पे, मध्य प्रांत में 5 संभाग गठित किया जाएगा, जिसमें से एक संभाग हमारा कौन होगा, छत्तीसगढ़ भी होगा। ठीक है, तो संभागीय व्यवस्था को देखेंगे तो 1862 में, 1862 में याद रखना 5 संभाग बनाए गए। कितने संभाग, 5 संभाग बनाए गए। उस 5 संभाग में हमारा छत्तीसगढ़ भी एक संभाग है जी। ठीक, तो 5 संभाग कौन कौन से हैं याद रखना, एक था नागपुर, दूसरा जबलपुर, ठीक है, दूसरा जबलपुर। दो चीज को क्या याद रखना, दो चीज को आप सागर या नदी इस नाम से याद रखना। दो तो दो पुर से याद रखना, एक नागपुर और एक जबलपुर, है ना, एक नागपुर एक जबलपुर। एक हमारा क्या था, छत्तीसगढ़। ठीक है, एक कौन था, छत्तीसगढ़। फिर दो नदी के नाम से याद रखना, एक सागर और एक क्या रखना, गोदावरी तालुका, गोदावरी तालुका। ठीक है, तो 5 संभाग बनाए गए कब, 1862 में। एक कौन था, नागपुर, एक कौन था, जबलपुर, एक हमारा छत्तीसगढ़, सागर और गोदावरी तालुका। ठीक है, तो 5 संभाग बनाए गए थे, छत्तीसगढ़ भी आया था उसमें से। ठीक, तो ये कब की बात है, 1862 में 5 संभाग बनाए गए। ये क्लियर हुआ क्या। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे बंगाल विभाजन होगा। तो बंगाल विभाजन जब होगा तो वहां पे भौगोलिक पुनर्गठन किया जाएगा। कब भौगोलिक पुनर्गठन किया जाएगा, तो याद रखना 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया गया, भौगोलिक पुनर्गठन किया गया, भौगोलिक पुनर्गठन।
क्या किया गया, भौगोलिक पुनर्गठन किया गया। मतलब जो छत्तीसगढ़ से 5 क्षेत्र थे, संबलपुर को दे करके उसको उड़ीसा में शामिल कर दिया गया, है ना। तो उड़ीसा में शामिल कर दिया गया, किसको किसको, तो याद रखना छत्तीसगढ़ से जो 5 क्षेत्र थे, एक कौन कौन सा, तो पटना याद रखना, सोनपुर, ठीक है, रायखोल, बामरा और कालाहांडी, ठीक है। तो ये 5 क्षेत्र को किसमें भेज दिया गया, उड़ीसा क्षेत्र में, है ना, संबलपुर के साथ उड़ीसा में शामिल कर दिया गया। और करके मतलब ये ओ आर उड़ीसा है भाई, है ना, उड़ीसा। और छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर का पठार जो है, छोटा नागपुर पठार, पठार से 5 क्षेत्र को किसमें शामिल किया गया, 5 क्षेत्र को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया, जो हमारा वर्तमान मानचित्र बनेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ को छोटा नागपुर के पठार से 5 क्षेत्र शामिल कर दिया गया। एक कौन सा था, कोरिया का, दूसरा कौन था, चांगभकार, तीसरा सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, ठीक है, जसपुर, उदयपुर, सरगुजा, कोरिया और चांगभकार, ठीक है, कोरिया और चांगभकार। अब इसको मैप के आधार पे समझो। देखो, जो हमारा छत्तीसगढ़ का वर्तमान वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कब बना, तो ये हुआ था, याद रखना, 16 अक्टूबर, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में भौगोलिक पुनर्गठन के आधार पे बना। जब छत्तीसगढ़ का आप मैप बनाओगे, ठीक, तो ये जो छत्तीसगढ़ का उत्तर वाला क्षेत्र है, कौन सा, कोरिया, है ना, यहाँ पे देवगढ़, चांग भकार देवगढ़ की पहाड़ी यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे दूसरा चीज चांग भकार की पहाड़ी याद रखना। जो ये हमारा सरगुजा वाला क्षेत्र है ना, सरगुजा और उदयपुर और रायगढ़, ये वाले क्षेत्र को मिलाया जाएगा। तो 5 क्षेत्र यहां से, जसपुर, ठीक है, एक क्या याद रखना, जसपुर, यहां से कोरिया, ठीक, कोरिया, जसपुर, यहां पे चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी है क्या, तो चांग भखार करके याद रखना, चांग भखार, ठीक। तो 5 क्षेत्र यहां से शामिल किए गए, कहां से, कोरिया, चांग भखार, जसपुर, उदयपुर, है ना, सरगुजा, इस वाले क्षेत्र को क्या किया गया, शामिल किया गया इसमें। तो भौगोलिक पुनर्गठन के आधार पे जब हम लोग देख रहे थे, छोटा नागपुर के पठार से 5 क्षेत्र छत्तीसगढ़ को दिया गया। कौन कौन सा याद रखना, तो पहला चीज क्या याद रखोगे, कोरिया, पहला क्या याद रखना, कोरिया। दूसरा चीज क्या याद रखना, चांग भखार। दूसरा चीज क्या याद रखना, चांग भखार। तीसरा चीज सरगुजा। चौथा जसपुर। और पांचवा क्या याद रखना जी, उदयपुर, ठीक है। तो पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालाहांडी, ये सब कहां चला गया, ओडिशा में। छोटा नागपुर के पठार से 5 क्षेत्र, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, जसपुर और उदयपुर को कहां शामिल किया गया, छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। तो ये कब की डेट है, तो 16 अक्टूबर 1905 को भौगोलिक पुनर्गठन के आधार पे किया गया है, ठीक है। तो 5-6 चीजें हम लोगों ने समझा। पहला चीज याद करो कौन सा था, तो पहला डिप्टी कमिश्नर, सहायक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति कर रहे थे, डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट, है ना। कब तक था, 54 से 62 तक था। दूसरा चीज फिर किसको देखे हम लोगों, तो दूसरा चीज हम लोग देखो, सहायक डिप्टी कमिश्नर देख रहे थे रायपुर में, बिलासपुर में।
तो बिलासपुर में गोपाल राव अप्पा जो अंतिम जिलेदार थे, और दूसरा रायपुर में देख रहे थे तो मोबिक उल हसन को। ठीक है, तो ये किसको, डिप्टी कमिश्नर, सहायक डिप्टी कमिश्नर हो गया। दूसरा फैक्ट हम लोगों ने फिर क्या समझा था, तो दूसरा फैक्ट तहसीलों का गठन कर रहे थे, तो चार चार करके रिलेट किए थे, तो 1854 4 से तहसीलों का गठन हो रहा था। कितने तहसील, टोटल 6 तहसील, 54 में 3, 57 में 2 और एक कौन था 63 में। ठीक है, तो नवा रायपुर करके याद किए थे क्या, जो 6 का ग्रुप बनाए थे, समझे थे, है ना। तो तहसीलों का यहाँ पे पुनर्गठन हुआ, गठन हुआ। उसके बाद फिर क्या, जेल व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, तो पुलिस व्यवस्था में सम संख्या वाला देखे थे क्या, 56, 58, 62, 56, 58 और 62, 56 में 4 पुलिस विभाग में उसको डिवाइड किया गया पूरे छत्तीसगढ़ को। फिर दूसरा चीज हम लोग किसके समझे, 58 में क्या किया गया, पंजाब पुलिस मैनुअल लागू किया गया। 62 में क्या किया गया था, नवीन सुधार किए गए थे। तो ये किसके संबंध में हो गया, पुलिस व्यवस्था के संबंध में। जेल व्यवस्था में देखो, जेल व्यवस्था में 6 चीज देख रहे थे क्या, तो जेल व्यवस्था में 6 चीज हम लोग समझ रहे थे। पहला कौन सा था, रायपुर में केंद्रीय जेल, बिलासपुर में जेल की निर्माण कर रहे थे। ठीक, फिर जो राशन दे रहे थे उसके स्थान पे मेस सुविधा दी गई। तबियत खराब हो रहा था तो देखभाल के लिए सिविल सर्जन की नियुक्ति की गई। ठीक, कैदियों की संख्या के आधार पे क्या किया गया, भवनों का विस्तार किया गया। छठवां चीज क्या देख रहे थे, अगर किसी भी कैदी की सजा 1 साल से ऊपर हो रही है तो उसको कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, नागपुर जेल ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आया। तो पुनर्गठन तक भी हम लोग मध्य प्रांत का गठन हो रहा था, उसके बाद फिर क्या हो रहा था, पुनर्गठन वाला चीज देख लिया। अब देखो राजस्व से संबंधित मामला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किससे संबंधित मामला, राजस्व व्यवस्था से, याद रखना। कौन से व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था। तो राजस्व व्यवस्था में देखना 3 क्षेत्र यहां पे आ रहे थे हमारे सेलेक्टेड हॉस्टल वार्डन के, है ना। कुछ ही देर में उनका इंटरव्यू अभी अपलोड होगा। मिठाई लेकर के आए हैं भाई, क्लास खत्म करके मिठाई खाने जाएंगे। आप लोग भी इनवाइट हो, आ सकते हो अगर यहीं पास में हो तो देखो यहाँ पे 3 राजस्व व्यवस्था में देखो 3 यहाँ पे क्या किया गया, राजस्व व्यवस्था में 3 जमींदार 3 क्षेत्र आते थे। एक तो जो खालसा भूमि थी, एक जमींदारी भूमि थी, और जो एक डायरेक्ट मिलता था ताहुतदारी व्यवस्था। ठीक है, कौन सा, ताहुतदारी व्यवस्था। तो देखो राजस्व व्यवस्था में पहला कौन सा व्यवस्था, ताहुतदारी व्यवस्था को देख रहे थे, ताहुतदारी व्यवस्था। फिर दूसरा कौन सा क्षेत्र देखेंगे, तो जमींदारी क्षेत्र और खालसा क्षेत्र, खालसा भूमि। ठीक है, और एक कौन सा भूमि था, जमींदारी भूमि, जमींदारी क्षेत्र। जमींदारी क्षेत्र क्या होता था, तो जमींदारी क्षेत्र जिसमें संपूर्ण अधिकार किसको दिया जाता था, संपूर्ण अधिकार किसको दिया जाता था, तो संपूर्ण अधिकार जमींदार का होता था। कौन से क्षेत्र में, जमींदारी क्षेत्र में। खालसा भूमि कैसा भूमि था, खालसा भूमि एक शासकीय भूमि थी, याद रखना, शासकीय भूमि, जिसमें डायरेक्ट कर किसको, जिसमें कर डायरेक्ट दिया जाता था ब्रिटिशर्स को, किसके द्वारा, जो गांव का गौटिया है या मुखिया है वो कलेक्ट करके किसको देता था, ब्रिटिश सरकार को देता था। खालसा भूमि, इसको सरकारी भूमि या शासकीय भूमि कहा जाएगा। ठीक है, जमींदारी क्षेत्र में संपूर्ण अधिकार किसको दिया गया था, तो जमींदार को दिया गया था। ठीक है, ताहुतदारी व्यवस्था में देखना, तो ताहुतदारी व्यवस्था में 3 लोग आएंगे, फिर क्या करेंगे, ताहुतदारी का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो 3 ताहुतदारी क्षेत्र याद रखना, तो ताहुतदारी में 3 क्षेत्र याद रखना। ठीक, 3 कौन कौन है भाई, तो रघु जी तृतीय के समय में, ठीक है, और सैंडिस के समय में। ठीक, और लास्ट वाला क्या देखेंगे, चार्ल्स इलियट के शासनकाल में। ठीक है, तो पहला देखो किसके शासनकाल में, तो सैंडिस के समय में,
सैंडिस के समय में कितने ताहूतदारी बने? रघु जी तृतीय के समय में, याद रखना, रघु जी थर्ड के समय में, और एक क्या याद रखना, चार्ल्स इलियट के समय में। ठीक है, चार्ल्स इलियट के समय में। तो यहां पे देखना सैंडिस का देख रहे हो, तो यहां पे भी दो 26 में बनेगा एक, और एक 28 में बनेगा। तो 1826 का याद रखना, और दूसरा कौन सा, 1828 का। ठीक है, लोरमी और तरेंगा कब कब बना? 1826 और 1828 में बनेगा। 1826 और 1828 में बनेगा। ठीक है, रघु जी तृतीय के समय में, तो रघु जी तृतीय के समय में याद रखना, एक 43 में बनेगा और एक 48 में बनेगा। ठीक है, रघु जी तृतीय के समय में। ठीक, तो सिरपुर और लवन बनेगा, सिरपुर और लवन। तो सिरपुर का याद रखना, सिरपुर का याद रखना 43 में, 1843, और लवन का याद रखना, लवन का 1848 में। ठीक है, लवन का याद रखना 1848 में। इलियट एक ही समय में 58 में बनाएगा और 3 बनाएगा, है ना। सिहावा बनाएगा, सिहावा तालुका बनाएगा, खल्लारी संजारी सब कब बनाएगा? 58 के डेट में। ठीक है, तो 1858 में, 1858 में तीन जगह का ये निर्माण करवाता है जी, 3 तालुका का। कौन कौन सा है? 3 ताहूतदारी निर्माण करवाएगा, संजारी, खल्लारी, संजारी, खल्लारी और सिहावा। ठीक, संजारी, खल्लारी और सिहावा। सैंडिस के समय में 2 तालुका या 2 ताहूतदारी, लोरमी और तरेंगा 26 और 28 में। रघु जी तृतीय के समय में 43 और 48 में बनेगा। 43 में सिरपुर, 48 में किसको बनाएगा? ये सिरपुर और लवन को। फिर इलियड बनाएगा 58 में 3, है ना, सिहावा, संजारी और खल्लारी। ठीक, ये ताहूतदारी में राजस्व व्यवस्था में पहला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे? क्या देखे? ताहूतदारी व्यवस्था देखे। ठीक है, ताहूतदारी व्यवस्था। इसके बाद क्या किया जाएगा? ताहूतदारी व्यवस्था के बाद भू राजस्व व्यवस्था चलाया जाएगा। तो भू राजस्व व्यवस्था में 2 ग्रुप में बांटना इसको भी। एक रायपुर में बंदोबस्त व्यवस्था चलाएगा और एक कहां चलाएगा? बिलासपुर में। तो बिलासपुर में 2 बंदोबस्त व्यवस्था और रायपुर में 4 बंदोबस्त व्यवस्था, याद रखना। ठीक है, तो रायपुर में और बिलासपुर में। बिलासपुर में कब? 1868, याद रखना। इसी आर्ट को कॉपी पेस्ट करो, 1880। ठीक है, तो इसमें प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था चलेगा और ये द्वितीय बंदोबस्त व्यवस्था चलेगा। ठीक है, प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था और द्वितीय बंदोबस्त व्यवस्था, याद रखना। ये कहां पे है? बिलासपुर में। ठीक, बिलासपुर में है, बिलासपुर में। इससे पहले एक चीज याद रखना, तिसाला बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त आ रहा है क्या? ये वाला देखो तो, चलो यहां पे लिख दो। हाँ, तिसाला बंदोबस्त। ठीक है, तिसाला बंदोबस्त इससे पहले आता है। कब? डेट याद रखना, तो ये याद रखना 1854 याद रखना। ठीक है, 1854 याद रखना, तिसाला बंदोबस्त। ठीक है, 1854 में तिसाला बंदोबस्त, और ये कितना दिन तक चलेगा? तो ये 8 वर्षों तक चलेगा, 8 वर्षों तक। तो कब 8 वर्ष? मतलब 1862 तक चलेगा। ठीक है, तो तिसाला बंदोबस्त, तिसाला से 3 याद रख सकते हो क्या? तो 3 4 5 याद रखना, 3 4 5। तिसाला बंदोबस्त 3 4 और 5 मतलब 1854 से 8 वर्षों तक, 1862 तक चलेगा। बिलासपुर में 2 बंदोबस्त व्यवस्था। प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था 1818 से 68 पहला। दूसरा कब? याद रखना 1880। ये कहां का बात है? बिलासपुर का बात है।
तब्बू। ठीक है, बिलासपुर में। अब किसके पास देखेंगे? रायपुर देखेंगे जी। तो रायपुर में कितना बंदोबस्त? तो रायपुर में याद रखना 4 स्थायी बंदोबस्त चलाया जाएगा। कहां पे? रायपुर में 4 स्थायी बंदोबस्त। 9-9 करके याद रखना। इसको कैसे याद रखोगे? देखो 9-9 करके याद रखना। एक तो जो खत्म हुआ है तिसाला बंदोबस्त, जहां पे खत्म हुआ है, ठीक है, जहां पे खत्म हुआ है मतलब 62 से चालू होगा, पहला वाला। ठीक है, दूसरा 89 में, तीसरा 89 से 99 याद रख सकते हो। 99 का क्या रखना? 97। चलो क्या है मैं बता दे रहा हूं। पहला जहां पे खत्म हुआ है देखो 62 में, तो प्रथम का याद रखना, प्रथम स्थायी बंदोबस्त, प्रथम स्थायी बंदोबस्त। तो प्रथम स्थायी बंदोबस्त कब से कब तक चलेगा? तो ये याद रखना 1862 में। कब जी? 1862 में, पहला चीज। दूसरा स्थायी बंदोबस्त देखना, तो सेकंड स्थायी बंदोबस्त के बारे में याद रखोगे तो 1889। ठीक है, थर्ड वाला याद रखना, थर्ड वाला याद रखना 1897। चौथा याद रखना 1929। ठीक है, फोर्थ वाला क्या याद रखना? 1929। ये 9-9 से करके याद रख सकते हो, है ना? 89, 99, 29। ठीक है, तो ये 99 को क्या याद रख सकते हो? 97 याद रखते हो। ठीक है, 97 याद रखना। ठीक, तो 62, 89, 97 और 29। ठीक, इसके बाद देखना, ये बंदोबस्त के बाद ये कौन सा बंदोबस्त था? स्थायी बंदोबस्त। एक बिलासपुर में और एक क्या है? रायपुर में। इसके बाद बंदोबस्त व्यवस्था खत्म। फिर कौन सा व्यवस्था आएगा? मालगुजारी व्यवस्था। कौन सा आएगा? मालगुजारी व्यवस्था। मालगुजारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है, मालगुजारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया। ठीक, तो ये कब किया गया? तो याद रखना 1869 में। ठीक है, समझ में आया? इस टाइम पे मालगुजारी व्यवस्था लागू किया गया। तो मालगुजारी व्यवस्था में 4 पॉइंट याद रखना। पहले तो मालगुजार, है ना, पहला क्या, जो मालगुजार था वो क्या किया गया? इसको पहले तो मालिक बना दिया गया, ये समझना, है ना। प्रथम बंदोबस्त व्यवस्था में इसको क्या किया गया? जो रायपुर का क्षेत्र था, रायपुर के क्षेत्र को, के क्षेत्र के गौटिया को, गौटिया को क्या कहा गया? मालगुजार कहा गया। मालगुजार कहा गया। ठीक है, पहला चीज, है ना। अब ये जो मालगुजार थे, मालगुजार थे, उनके काश्तकार होंगे कौन? जो ग्रामीण है ना, इस क्षेत्र का, मतलब किसी एक क्षेत्र का जो गौटिया है वो किसको? मालगुजार कहा गया। अब उसके अधीन जितने भी किसान आएंगे, है ना, तो उन किसान मतलब डायरेक्ट रैयत। अब रैयत किसके लिए काम करेंगे? जो किसान है या जो रैयत है वो किसके लिए काम करेंगे? मालगुजार के लिए। तो मालगुजार का ये क्या हो गया? काश्तकार हो गया। तो ग्राम रैयत जो है, ग्राम रैयत अब क्या हो गए? अब मालगुजारों के, मालगुजारों के काश्तकार हो गए। ठीक है, मालगुजारों के काश्तकार हो गए जी। ठीक, अब इसको क्या एक अधिकार दे दिया गया कि कोई अगर कर देने में आनाकानी करे तो उसके जो जमीन है उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। तो मालिक मकबूजा याद रखना, है ना, मालगुजारों के, मालगुजारों को, मालगुजारों को मालिक मकबूजा का अधिकार दे दिया गया। मालिक मकबूजा का अधिकार।
दे दिया। ये मालिक मकबूजा क्या होता है, अगर कोई कर देने से मना करे तो डायरेक्ट उसके जमीन को हड़प लेगा, जैसे दूसरे लोग करते हैं, है ना। तो ये तीन चीजें इसके संबंध में आ गई। या डायरेक्ट क्या किया गया, अगर कर देने से मना का नहीं कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, तो डायरेक्ट क्या हो गया, जो माल गुजार है उसको भूमि का स्वामित्व दे दिया गया, स्वामित्व के अधिकार को प्रदान कर दिया गया। माल गुजारों को, माल गुजारों को भू स्वामित्व का अधिकार, भू स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, किसका अधिकार प्रदान कर दिया गया, जो माल गुजार होंगे उसको भू स्वामित्व का अधिकार दे दिया गया। तो ये चार चीजें समझ में आएगी क्या मालगुजारी बंदोबस्त में, मतलब अंग्रेज एक क्या रख लिए, एक सिपाही टाइप का रख लिए जो कर राजस्व वसूल करके किसको देगा, अंग्रेजों को देगा। क्या था, पहले तो उसका मालिकों का जो मालगुजार थे, है ना, उनको क्या कहा गया, मालगुजार जो रायपुर के क्षेत्र के गौटिया थे उसको मालगुजार का नाम दे दिया गया, पहला चीज याद हो गया। दूसरा चीज क्या किया गया, वहां पे जो रैयत वाले थे, मतलब जो किसान थे, तो ग्राम रैयत अब किसके काश्तकार हो गए, किसके काश्तकार हो गए, मालगुजारों के काश्तकार हो गए। दो चीज ये हम लोगों ने समझ लिया। तीसरा चीज, जो कर देने से आनाकानी करता था, मतलब मालिक मकबूजा का उसको अधिकार दे दिया गया, और जो कर नहीं दे पाता था उसका मालिकाना हक किसको दे दिया गया, जमींदारों को, सॉरी मालगुजारों को दे दिया गया। इस चार पॉइंट के आधार पे क्या कर सकते हो, इसके राजस्व व्यवस्था को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये इसका राजस्व व्यवस्था थी जी। अब देखो डाक व्यवस्था इसका देखेंगे। ठीक है, डाक व्यवस्था, तो डाक टिकट व्यवस्था में देखना, डाक टिकट व्यवस्था में रायपुर में क्या किया गया, एक डाक व्यवस्था या डाकघर का निर्माण किया गया, और डाकघर में पोस्ट मास्टर के रूप में स्मिथ की नियुक्ति की गई। 1857 में जो विद्रोह हो रहा था उसमें जो पत्र का आवागमन हो रहा था, पत्र के माध्यम से क्या किया जाता था, कार्यक्रम को संचालित किया जाता था। अगर उसमें कोई क्रांतिकारी घटना हो रही है तो उसको नियंत्रित करने के आधार पर डाकघर का वहां पे निर्माण किया गया। ठीक है, तो 1857 में, मतलब इसको टॉपिक देना आप, डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था 1857 के विद्रोह की निगरानी के लिए, निगरानी के लिए क्या किया गया, डाकघर का निर्माण किया गया, डाक घर का निर्माण। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस डाक घर में पोस्ट मास्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो पोस्ट मास्टर के रूप में याद रखना, पोस्ट मास्टर के रूप में स्मिथ की नियुक्ति की गई, लेफ्टिनेंट स्मिथ की नियुक्ति, नियुक्ति की गई। ठीक है, और जो डाक टिकट होता था, उस डाक टिकट में किसका चिन्ह अंकित होता था, तो महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित होता था, और एक डाक टिकट की कीमत 1 आना कर दिया गया। ठीक है, एक डाक टिकट का मूल्य कितना कर गया, 1 आना कर दिया गया। ठीक है, तो डाक टिकट में महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित होता था। ठीक, किसका, महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित होता था डाक टिकट में, महारानी विक्टोरिया का चित्र। महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित होता था, और एक डाक टिकट की कीमत कितनी थी, तो एक डाक टिकट की कीमत याद रखना, एक डाक टिकट की कीमत 1 आना था। ठीक है,
एक डाक टिकट की कीमत कितना था, 1 आना था, ये डाक व्यवस्था के संबंध में। ठीक है, तो इतना व्यवस्था हम लोगों ने देख लिया, डाक व्यवस्था। उसके बाद देखना मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, किसका देखना, मुद्रा का प्रचलन। मुद्रा का प्रचलन, तो मुद्रा का प्रचलन याद रखना 1855 में क्या किया गया, 1855 में जो नागपुरी रुपया था, उस नागपुरी रुपये को बंद करके किसका सिक्का चलाया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के चलाते थे, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के प्रारंभ किए गए। ठीक है, कब की डेट है, तो 5-5 करके याद रखना, 5-5 मतलब 5 जून 1855, 5 जून 1855, 5 जून 1855 में किसका, नागपुरी रुपया को बंद कर दिया गया, नागपुरी रुपया बंद किया गया। और किसके चलाए गए, कंपनी के या ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों का प्रचलन किया गया, के सिक्कों का प्रचलन। ठीक है, बात समझ में आ गई, मुद्रा का प्रचलन। इसके बाद दो और टॉपिक बचा, एक शिक्षा से संबंधित और एक रेलवे से संबंधित, जिसको आप जियोग्राफी में कवर करते हो, है ना। ये बेसिकली इसका पार्ट नहीं है, वो कहां पढ़ोगे आप, जियोग्राफी में, रेल व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में। ठीक, समझ में आया। तो ये मराठा कालीन जितने भी सुधार कार्य थे या कौन कौन से कार्य किए गए उसके संबंध में, सीजीपीएससी मेंस में ये डायरेक्ट 10 नंबरों में पूछा जाता है, 8 नंबरों में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये पूरा चीज को क्या करोगे, कंठस्थ याद करना। सीजीपीएससी में इसी को 2 से 3 लाइन मिला देगा और उसको कूट के आधार पे क्या देगा, क्वेश्चन देगा। व्यापम में 1 लाइनर डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे नागपुरी सिक्कों का प्रचलन कब हुआ, है ना, मतलब कब बंद हुआ, तो बंद करके कब ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के चले, ये सारे, है ना। यह जो तालुका है कब बना, संजारी कब बना, सिहावा कब बना, ये सारा चीज जो है पूछा जाएगा। जैसे फिर डिप्टी कमिश्नर को लेकर के पूछा जाएगा। तो मिसलिनियस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। आप हर चीज को, हर पार्ट को अच्छे से कवर करो, अच्छे से पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ।